द टाइम्स में खुशामदीद। बिहार चुनाव का नतीजा मानने को कोई भी पार्टी तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लगातार सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, आरजेडी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। कांग्रेस ने कल अपनी जायज़ा मीटिंग भी तलब की, उसमें कांग्रेस के लीडर्स ने शिरकत की और कहा गया 2 हफ्ते में कांग्रेस जायज़ा लेगी को जो रिजल्ट बिहार का आया है वो रिजल्ट ओरिजिनल है या स्क्रिप्टेड है और उसी के बाद कांग्रेस अगला कदम उठाएगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने से बिहार का रिजल्ट बदल जाएगा, दोबारा काउंटिंग होगी और क्या बिहार में जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, महागठबंधन को, कांग्रेस आरजेडी को जो करारी हार मिली है, क्या वो मामला बदल सकता है? तो ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है और उसके लिए आपको समझना होगा उसूल क्या है, मामला क्या है, पहले उससे समझिए। जब वोटों की काउंटिंग होती है और वोटों की जब काउंटिंग हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर फैसला करता है कि किस उम्मीदवार को जीत मिली और किस उम्मीदवार को हार मिली और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से फैसला हो जाने के बाद विजेता उम्मीदवार यानी जीते हुए कैंडिडेट के नाम जीत का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन जब तक जीत का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है उससे पहले तक अगर हारा हुआ उम्मीदवार ये मुतालबा करे कि हम रीकाउंटिंग चाहते हैं, दोबारा काउंटिंग चाहते हैं, तो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को हारे हुए उम्मीदवार की बात माननी पड़ती है और रीकाउंटिंग कराई जाती है। रीकाउंटिंग में कई मरतबा जीता हुआ उम्मीदवार हार जाता है और हारा हुआ जीत जाता है और इसकी कई मिसालें मौजूद है। इस वक्त आदिल हसन आज़ाद की ही मिसाल मौजूद है कि कटिहार की बलरामपुर विधानसभा सीट से पहले आदिल हसन आज़ाद की जीत का ऐलान हुआ। 261 वोटों से खबर सामने आ गई। आदिल हसन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी जीत का ऐलान कर दिया। अख्तरुल ईमान साहब के पेज पर भी लिख दिया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह बलरामपुर से आदिल हसन आज़ाद को जीत मिल गई। लेकिन उनकी जीत के फ़ौरन बाद वहां के हारे हुए दोनों कैंडिडेट महबूब आलम जिनको 1300 वोटों से हार मिली और संगीता देवी जिनको सिर्फ 261 वोटों से हार मिली, इन दोनों ने रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालबा किया कि रीकाउंटिंग होनी चाहिए। रीकाउंटिंग हुई और रीकाउंटिंग के बाद आदिल हसन आज़ाद की हार हो गई, संगीता देवी की जीत हो गई, महबूब आलम दोबारा चुनाव हार गए। तो ये रीकाउंटिंग में होता है। लेकिन रीकाउंटिंग के बाद अगर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर भी दोबारा काउंटिंग नहीं करा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ से मामला निकल जाता है क्योंकि जीत का सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ऑप्शन है रीकाउंटिंग का, इसके बावजूद ऑप्शन है जीते हुए एमएलए को हारे हुए एमएलए में तब्दील करने का और अपनी हार को अपनी जीत में तब्दील करने का। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, मजबूत सबूत देना पड़ता है कि रीकाउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई है, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से इंसाफ से काम नहीं लिया गया और बहुत कम मार्जिन से हार या जीत का फासला हुआ, तब हाई कोर्ट में इस तरह की पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाना चाहिए। इसको आप तफसील से समझिए कि अगर एक उम्मीदवार है और उसकी हार हो गई 100 वोटों से और रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी हार का बाज़ाब्ता फैसला भी कर दिया, जीते हुए उम्मीदवार के नाम सर्टिफिकेट इशू कर दिया, अब वो दोबारा चाहता है कि रीकाउंटिंग हो, दोबारा वो चाहता है, वो सबूत पेश कर रहा है कि जानबूझकर उसको हराया गया। लेकिन सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद न तो रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा वोटों की गिनती करवा सकता है और न ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके मामले में कोई फैसला ले सकता है। अब उसके पास ऑप्शन ये है और 30 दिनों के अंदर अंदर के वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पिटीशन फाइल करे और मजबूत सबूत दिखाए कि काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है, वोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी हुई, रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी के साथ ज़्यादती किया और किसी के साथ उसने मेहरबानी दिखाई और अगर ये सबूत है तो इस सबूत की बुनियाद पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है कि दोबारा काउंटिंग की जाएगी। और दोबारा काउंटिंग में अगर इंसाफ से काम लिया जाता है और हारे हुए उम्मीदवार का वोट ज़्यादा होता है और उसकी जीत हो जाती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस हारे हुए उम्मीदवार की जीत का फैसला किया जाएगा और जो जीता हुआ था उसको हारा हुआ समझा जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इस फैसले को मानना होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि 30 दिनों के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा
30 दिनों के बाद इस तरह की पिटीशन हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। दूसरा मामला यह है कि इंडिविजुअल एक उम्मीदवार जा सकता है, 2 उम्मीदवार जा सकता है। अगर पूरी पार्टी चली जाए कि हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे तमाम उम्मीदवारों की दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए, तो इस तरह की एप्लीकेशन को अमूमन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूरी नहीं मिल सकती है, उस पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो सकती है। इंडिविजुअल कैंडिडेट को जाना पड़ेगा और कैंडिडेट को भी सबूत पेश करना पड़ेगा। अब जो खबरें सामने आ रही है, मेरी कई कांग्रेस के लीडर से जो बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि हम अभी समीक्षा कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि किस किस सीट पर धांधली हुई, और मामला सिर्फ वोटों की काउंटिंग का नहीं है बल्कि चुनाव के दौरान धांधली हुई। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया कि जब 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में SIR की फाइनल लिस्ट शाये किया था तो उस वक्त बिहार में टोटल वोटर्स की तादाद थी 7,42,00,000। और जब 6 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि बिहार में कितने लोगों ने वोट किया और बिहार में टोटल वोटर्स की तादाद क्या है, तो उस वक्त यानी 11 नवंबर को टोटल वोटर्स की तादाद बताई गई 7,45,00,000। तो अचानक बीच में 3 लाख का इजाफा बताया गया और इसी पर कांग्रेस ने सवाल कर दिया कि आखिर 3 लाख वोटर्स अचानक कैसे बढ़ गए, इतना बड़ा घपला कैसे हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका एक जवाब दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब पर किसी को भरोसा नहीं है और ये मजबूत बुनियाद बन सकता है, मजबूत जरिया बन सकता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सफाई दी है कि 30 सितंबर को SIR की जो फाइनल लिस्ट तैयार हुई थी, जो फाइनल ड्राफ्ट सामने आया था, उसी को 6 अक्टूबर को शाये किया गया और 6 सितंबर के बाद जितने नाम ऐड हुए उस नाम को अलग से शाये नहीं किया गया था, उस नाम की अलग से लिस्ट नहीं आई थी। इसलिए 30 सितंबर और 11 नवंबर के बीच में जितने नाम जुड़े वो सब नाम 3 लाख के करीब हो गए। इसलिए 11 नवंबर को ये डेटा जारी किया गया कि टोटल वोटर्स की तादाद 7,45,00,000 है, पहले 42 लाख था और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइनल लिस्ट जारी हो जाने के बाद, वोटर लिस्ट हर एक तक पहुंच जाने के बाद बीच में 3 लाख का ऐड हो जाना सीधा सीधा घपला है, यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसके अलावा कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि बिहार की 243 सीटों पर 14 लाख फर्जी वोटर थे, मशकूक वोटर्स थे। उसके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ऐसे थे जो अलग अलग फैमिली या कास्ट से आते थे, यानी एक फैमिली में या उस फैमिली के नाम पर दूसरे कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली या इंडिविजुअल अपना वोट डाल रहा है। तो इस तरह का घपला सामने आया है और इसी सब को मजबूत सोर्स और बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रही है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले को अभी तक आरजेडी का समर्थन नहीं मिल रहा है। आरजेडी के नेताओं ने, आरजेडी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली इस पर वाज़ेह रद्द अमल भी सामने नहीं आया कि इस चुनाव में, इस रिजल्ट में कुछ घपला हुआ है, करप्शन हुआ है या ये ओरिजिनल रिजल्ट है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा कुछ नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कह रहे हैं, आरजेडी की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा रहा है और आरजेडी की तरफ से जो चुप्पी साधी गई है उसकी वजह अब सामने आ चुकी है, क्योंकि लालू परिवार में लड़ाई चल रही है, ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बेटी रोहिणी सिंह आचार्य और उसके अलावा दीगर 3 बेटियों ने भी अपने मैके को छोड़ने का ऐलान किया है, लालू परिवार को छोड़ने का ऐलान किया है। रोहिणी सिंह पॉलिटिक्स में थी और उसने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि मैं सियासत से रिज़ाइन देती हूँ, मैं अपने लालू परिवार से रिज़ाइन देती हूँ। और जिस तरह लगातार ट्वीट आया रोहिणी सिंह आचार्य का कि मुझे जलील किया गया, मुझे रुसवा किया गया, मुझे मारा गया, मुझे कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी को अपने बाप को दिया, तुमने टिकट के लिए दिया, चुनाव लड़ने के लिए दिया और सियासत में मुझे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। और संजय यादव का नाम लिया जा रहा है, रमीज़ नेमत का नाम लिया जा रहा है। तो इन सब की वजह से पता चल रहा है कि आरजेडी के जो लीडर्स है वो जायज़ा लेते, समीक्षा करते, तज्जिया करते कि कहाँ चूक हुई, घर की लड़ाई में वो फंस चुके हैं, कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इधर कांग्रेस अकेले फैसला नहीं करना चाहती, बल्कि कांग्रेस का मंसूबा यह है कि आरजेडी इस लड़ाई में बराबर शरीक रहे। इसलिए राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरफ से जो ट्वीट आ रहा है, जो बयान आ रहा है, उसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि संविधान की लड़ाई या जमहूरियत पर जो डाका डाला गया उसकी हिफाजत की लड़ाई कांग्रेस अकेले लड़ेगी, बल्कि महागठबंधन इस लड़ाई को लड़ेगा। और महागठबंधन में अभी आरजेडी का खुलकर जो वर्जन है
वो सामने नहीं आया है। मुकेश सहनी ने तो पहले ही इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसने मान लिया कि चुनाव में कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, एसआईआर का कोई दोष नहीं है, बल्कि जनता का सीधा सीधा फैसला है। अगले 2 हफ्ते के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। राहुल गांधी पूरे डेटा के साथ वोट चोरी को एक्सपोज कर सकते हैं, ऐसी पूरी प्लानिंग हो रही है। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला जाता है तो इलेक्शन के रिजल्ट को होल्ड भी किया जा सकता है, और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को सीरियस ही ना ले और जो रिजल्ट आ चुका है उसी पर सुप्रीम कोर्ट मेहर लगा दे। हाँ, आगे सुप्रीम कोर्ट टाल मटोल से काम ले, जिस तरह पहले भी हुआ जब एसआईआर की बिहार में शुरुआत हुई और मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर सीधे सीधे रोक लगा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाल मटोल किया, सुनवाई की डेट बढ़ती रही, कहा गया क्या डॉक्यूमेंट से नहीं है। और जब तक बिहार में पूरा एसआईआर हो गया और सुप्रीम कोर्ट जाने का कुछ भी फायदा नहीं मिल सका। 69 लाख लोगों का नाम बिहार में एसआईआर से काट दिया गया, 22 लाख नए लोगों को जोड़ दिया गया और उसका नतीजा जो हुआ, उसका जो असर पड़ा बिहार चुनाव पर, वो अब सभी के सामने है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सजेशन दिया कि आधार कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करना चाहिए, हालांकि चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको माना भी नहीं। और अब बंगाल में और दूसरे सूबों में जो एसआईआर किया जा रहा है तो वहाँ भी आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तौर पर नहीं माना जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मामला कुछ और हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी जो हो चुका वही रहेगा? अपनी राय ज़रूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।